एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करेंगे पेप्टिक अल्सर वाला क्वेश्चन, जो हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पैथोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। ठीक है, ताकि सभी को इजी वे में नोट्स मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि पेशेंट को जो है सीवियर एब्डोमेन पेन होता है। अगर हम अपनी रफ लैंग्वेज में कहें तो हम इसे छाले भी कहते हैं। अगर हमारे जो स्टमक है, स्टमक में ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होगा तो स्टमक की जो लेयर्स है वहाँ पर छाले बन जाते हैं, जिनकी वजह से हमें ज़्यादा पेन फील होता है और जिसकी वजह से कभी कभी क्या है, इन्फेक्शन भी कॉज होता है। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंस सीवियर एब्डोमेन पेन स्पेशली अराउंड द इनर पार्ट ऑफ स्टमक। मतलब पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो पर्सन है वो काफ़ी सीवियर एब्डोमेन पेन को एक्सपीरियंस करता है, और जो पेशेंट है उसे मतलब इतना पेन होता है कि वो उस पेन को मतलब जो असहनीय पेन होता है उस टाइप का होता है, और ये स्पेशली इनर लाइन पार्ट ऑफ स्टमक में फील होता है। इन दिस डिसीज म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द डाइजेस्टिव ऑर्गन गेट्स वीकन। मतलब ये जो पेप्टिक अल्सर में जो वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, वो काफ़ी वीक हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इन दोज हु सफ़र फ्रॉम एसिडिटी और हैव सम स्टमक इन्फेक्शन। मतलब पेप्टिक अल्सर जो है उन लोगों में काफ़ी कॉमन होता है जिन्हें कोई स्टमक से रिलेटेड डिसीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है या फिर एसिडिटी होती है, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अ पेप्टिक अल्सर इज़ एन ओपन सोर in the lining of stomach or duodenum, the first part of the small intestine। मतलब जो पेप्टिक अल्सर है ये एक ओपन सोर होता है, मतलब ओपन एक वाउंड जैसा होता है जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग के ऊपर होता है, डिओडेनम में होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है डिओडेनम उसमें होता है। ठीक है, कॉज्ड बाय इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। और ये स्टमक में क्यों कॉज होता है? क्योंकि जो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ये कॉज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डेफिनेशन। A peptic ulcer is a sore or lesion that forms in the lining of stomach in upper part of small intestine, duodenal ulcer or esophagus, imbalance between mucosal defense mechanism and the damaging effects of gastric acid and pepsin। मतलब पेप्टिक अल्सर जो है एक ऐसा सोर है जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग में होता है, जिसे हम स्टमक गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में होता है तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। और जो ये जो अल्सर होता है वो धीरे धीरे जो है म्यूकस की जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसे डैमेज करता है, और गैस्ट्रिक एसिड और जो पेप्सिन होता है उस पर भी इफेक्ट डालता है, और वहाँ पे जो है सोर क्रिएट करता है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। गैस्ट्रिक अल्सर होता है, डिओडेनल अल्सर होता है, और ईसोफेगियल अल्सर होता है, मतलब जो ईसोफेगस में होता है। ठीक है, वाला देखते हैं हम। गैस्ट्रिक अल्सर, इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक ड्यू टू सम इंजरीज लाइक सब्सटेंस अल्कोहल, कैफीन, एस्पिरिन, एनासाइड ड्रग्स। मतलब जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो स्टमक की मेम्ब्रेन में होता है, मेनली किस कारण से होता है? ये ज़्यादा यूज़ ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के ज़्यादा यूज़ करने से, कैफीन के, एस्पिरिन के, या फिर जो एनासाइड्स ड्रग होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, इनके यूज़ करने से कॉज होता है। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी एक जनरल वे में देख लेते हैं। ड्यू टू ड्रग्स, एनासाइड्स, अल्कोहल, कॉफ़ी और टी, मतलब इन सभी चीज़ों की वजह से जो स्टमक है उसमें
एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl एंड डिक्रीज म्यूकस सिक्रेशन। इस स्टमक में जो है ज़्यादा HCl का सिक्रेशन होगा और म्यूकस का जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो धीरे धीरे टूटने लगेगी। एसिड इंटर्स इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो एसिड है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर इंटर करेगा और गैस्ट्रिक अल्सर जो है कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखा हमने गैस्ट्रिक अल्सर, उसके बाद देखते हैं डियोडेनल अल्सर। डियोडेनल अल्सर दे अकर इन स्टिमुलेशन ऑफ नर्व ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड और फास्टिंग। मतलब ये जो है डियोडेनल अल्सर ये मोस्टली फास्टिंग के कारण होता है। ठीक है, ड्यू टू फास्टिंग पीरियड स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन। मतलब फास्टिंग करने की वजह से जो वेगस नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होता है वो बढ़ जाता है और HCl का सिक्रेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो वेगस नर्व्स होती है वो फास्टिंग की वजह से स्टिमुलेट हो जाती है और उनके स्टिमुलेट होने की वजह से HCl का सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो है डियोडेनल अल्सर जो है कॉज होता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम ईसोफेगियल अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर, esophageal ulceration in mucosa of esophagus, it is due to hydrochloric acid reflux in ईसोफेगस। मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिफ्लक्स जो हमारे ईसोफेगस होता है उसमें होता है, तो उस टाइम पे जो ईसोफेगस की म्यूकोसा होती है वो डैमेज होती है और वहाँ पर ईसोफेगियल अल्सर कॉज होता है। ठीक है, एक चौथा टाइप भी होता है जनरल टाइप, इसे देख लेते हैं। इसे स्ट्रेस अल्सर कहते हैं। इट इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस कंडीशन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट दैट लीड्स टू vasoconstriction of stomach blood vessels that lead to stress ulcer। मतलब स्ट्रेस के कारण जो है हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट होती है और जिसकी वजह से जो है HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है और अल्सर कॉज होता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन दो टाइप का होता है, एक अक्यूट पेप्टिक अल्सर होता है एंड देन सेकंड आता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। एक्यूट पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, दे हील विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम बट समटाइम दे मे ब्लीड, पैट्रूड और बिकम क्रोनिक इफ़ इट नॉट ट्रीटेड। मतलब जो एक्यूट पेप्टिक अल्सर होते हैं वो कुछ टाइम में मतलब हील हो जाते हैं और अगर इन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है तो इनमें से क्या होता है, ब्लीडिंग भी होती है इनके अंदर और ये धीरे धीरे क्रोनिक होने लगता है अगर इन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है तो। ठीक है, आगे देखते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर इट इज़ अ डीप विथ शार्प एज एंड अ क्लीन बेस। मतलब जो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर होते हैं वो एक्यूट पेप्टिक अल्सर का मतलब ज़्यादा दिनों तक रहना होता है। मतलब अगर जो अल्सर है वो काफ़ी टाइम तक है स्टमक में और वो उसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो वो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये काफ़ी डीप होते हैं और इसमें जो होते हैं म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों लेयर्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इफ़ अल्सर पेनिट्रेट द स्टमक इट ऑल्सो इन्वॉल्व द एडजेसेंट ऑर्गन सच एज अ पेनक्रियास। मतलब ये जो अल्सर है अगर ज़्यादा डीप में जाने लगे तो ये पेनक्रियास पर भी अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इनके कॉज और रिस्क फैक्टर क्या क्या है। कॉजेज़ में सबसे फर्स्ट आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से जो है पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। उसके बाद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के ज़्यादा इनटेक की वजह से भी जो है पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। जो फूड और वाटर है कंटामिनेटेड, इनके थ्रू जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो हमारे स्टमक में जाता है और जिसकी वजह से जो है अल्सर कॉज होता है। ठीक है, एज इट प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा इट कैन स्प्रेड थ्रू माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट। अगर ये किसी के सलाइवा में प्रेजेंट होता है तो माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन की बॉडी में जा सकता है। ठीक है, रेगुलर यूज़ ऑफ
पेन रिलीवर्स, जो लोग होते हैं वो रेगुलरली जो है पेन रिलीवर्स का यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी जो है उन्हें ये पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। सर्टन ओवर द काउंटर एंड प्रेस्क्रिप्शन पेन मेडिकेशंस कैन इरिटेट और इन्फ्लाम द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो है धीरे धीरे ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उन्हें डैमेज करते हैं और वहाँ पे अल्सर कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हेरिडेटरी फैक्टर्स, जेनेटिक। A significant numbers of individuals with peptic ulcer have close relatives with the same problem, suggesting that the genetic factors may also be involved। मतलब किसी किसी को हेरिडिटी के कारण भी जो है पेप्टिक अल्सर कॉज होता है कि अगर किसी के फादर मदर को रहा हो तो उसके बाद में उसके बच्चों को भी जेनेटिक के कारण जो है ये पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर इन पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद एच पाइलोरी। मतलब अगर कोई पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी में जो है ज़्यादा पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो कभी एच पाइलोरी के कांटेक्ट में आता है तो उसे ज़्यादा इसमें जो है पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन। रेगुलर हेवी ड्रिंक्स ऑफ अल्कोहल हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग पेप्टिक अल्सर। मतलब हैवी डोज ऑफ अल्कोहल किसी भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। अगला पॉइंट है इरिटेंट्स। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग लाइक स्टेरॉइड्स कैन एनाल्जेसिक में ऑल्सो कॉज अल्सर। मतलब इरिटेंट्स जैसे कि कॉफ़ी हो गया, स्पाइसी चीज़ें हो गई, अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट ज़्यादा इसमें अमाउंट में ले रहा है तो उसे जो है पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब आता है पर्सनालिटी टाइप। हाईली नर्वस, इमोशनल, एम्बिशियस एंड एग्रेसिव इंडिविजुअल्स आर मोर प्रॉन टू अल्सर। मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, इमोशनल है या फिर एम्बिशियस है तो वो भी प्रॉन होते हैं कि उन्हें पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। ठीक है, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेन में कॉज हाइपर सेक्रेशन ऑफ एसिड, इंक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस। मतलब अगर कोई पर्सन है अगर उसे ज़्यादा जो है उससे एंजाइटी हो रही है या फिर वो किसी चीज़ को लेके नर्वस है या डर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके स्टमक में ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा HCl के प्रोडक्शन होने से जो पेशेंट है उसे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस भी एक कॉज होता है। मेंटल स्ट्रेस हैज़ नॉट बीन linked to development of new peptic ulcer with people with peptic ulcer who experience sustained mental stress tend to have worse symptoms। मतलब जो मेंटल स्ट्रेस है वो ज़्यादा जो है कॉज नहीं करता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसे पहले से ही पेप्टिक अल्सर की शिकायत है और अगर उसके दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो उस टाइम में पेशेंट को जो है ज़्यादा सीवियरिटी होती है कि वो पेप्टिक अल्सर से जो है और ज़्यादा सीवियर होगा उसका पेप्टिक अल्सर और सिम्टम्स जो है और ज़्यादा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की जो पेप्टिक अल्सर है उसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है तो ठीक है, सबसे पहले जो फैक्टर्स है, जो ट्रिगर फैक्टर्स है जैसे कि एच पाइलोरी हो गया, NSAIDs हो गया या फिर स्ट्रेस हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, इनके ज़्यादा इंटेक की वजह से क्या होगा, जो हमारा स्टमक है स्टमक में HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इंक्रीज्ड HCl प्रोडक्शन और रेड्यूस्ड म्यूकस प्रोडक्शन। मतलब जो HCl का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा या फिर जो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है स्टमक का उसमें उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डैमेज टू स्टमक और डिओडेनल लाइनिंग। मतलब जब HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्टमक या फिर डिओडेनल की जो लाइनिंग होती है इनर लाइनिंग वो
HCl के प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा डैमेज होगी, ठीक है। इम्पायर्ड म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म, अब जो धीरे धीरे जब HCl स्टमक की इनर लाइनिंग पर जाएगा, वहाँ की इनर लाइनिंग का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ की जो लाइनिंग है उस पर घाव बनने लगेंगे। घाव बनने के कारण क्या होगा, जो वहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इम्पायर्ड म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो कमज़ोर हो जाएगा। एसिड एंड पेप्सिन पेनेट्रेट म्यूकोसा, जो एसिड और पेप्सिन होता है वो धीरे धीरे स्टमक की म्यूकोसा के अंदर घुसने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड लोकल टिश्यू इंजरी, जिसकी वजह से स्टमक में इन्फ्लामेशन कॉज होती है और लोकल टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें इंजरी कॉज होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे घाव के फॉर्मेशन होने लगते हैं और अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसके आगे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में आते, जैसे कि ब्लीडिंग होने लगती है, ये सारी कंडीशन भी देखने लगती है। और जो घाव है वो अगर ट्रीट नहीं किए जाते तो धीरे धीरे जो है सीवियर हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट आता है डिस्कम्फर्ट एंड एनोरेक्सिया, उसके बाद आता है एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, उसके बाद जो है एब्डोमिनल बर्निंग, पेट में जलन होने लगेगी। पेन इन द अपर मिडिल पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मतलब जो स्टमक है उसके अपर और मिडिल पार्ट में जो है पेन होने लगेगा। हार्ट बर्न होने लगेगा, मतलब चेस्ट में हमें बर्निंग सेंसेशन होने लगेंगे। ब्लीचिंग होगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब पेट भरा भरा हुआ लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, वो फुलनेस की फीलिंग होगी तो पेशेंट जो है वो भी खाना भी नहीं खाएगा, ठीक है। नोज़िया विथ और विथआउट वोमिटिंग, पेशेंट को नोज़िया होगा या और उसके साथ में वोमिटिंग भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब पेशेंट का जो वेट लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होगा। ब्लडी स्टूल होगा पेशेंट को, सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, और जो है वोमिटिंग ब्लड और ब्लॉक मटेरियल्स, मतलब जो पेशेंट है उसे ब्लड की वोमिटिंग होगी और जो ब्लॉक मटेरियल्स होगी होते हैं उनकी वोमिटिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस देखते हैं। ब्लड टेस्ट होगा, ब्रीथ टेस्ट होगा, स्टूल एंटीजन टेस्ट होगा, बैरियम स्वेलो टेस्ट होता है एक, उसके बाद एंडोस्कोपी होगा और अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सरे होगा, ठीक है। यूजीसी भी करवाया जाता है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, ये बैरियम सोलो होता क्या है। इट ऑल्सो नोन एज द इसोफेगोग्राम और अपर GI सीरीज। इट इज़ एन इमेजिन टेस्ट that uses X-ray and liquid containing barium to create picture of the upper gastrointestinal GI tract। मतलब इसमें जो है एक बैरियम लिया जाता है, बैरियम को लेकर पेशेंट को इंटेक करवाया जाता है और फिर एक्सरे की हेल्प से ये GI ट्रैक्ट की जो है पिक्चर्स क्लिक की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसमें कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड, अल्सर प्रोटेक्टिव और एंटी एच पायलोरी ड्रग को यूज़ किया जाता है। अब हम इन ड्रग के नाम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आता है जो गैस्ट्रिक एसिड है उनके सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए कौन से ड्रग यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट आता है इसमें H2 एंटीहिस्टामाइन, जिसमें आता है रैनिटिडिन और क्लाइमेटिडिन, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, जिसमें आता है ओमेप्राजोल और पेंटाप्रोजोल। उसके बाद आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो आता है पायराजेनापिन और प्रोपेनथेलेनिन, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोग्यू आता है, जिसमें आते हैं मिसोप्रेस्टॉल, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रलाइजर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड या फिर एंटासिड दिए जाते हैं, जिसमें आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स कौन से होते हैं, सुक्राल्फेनिन
फेट और केलॉइडल बिस्माउथ और सबस्ट्रेट या फिर इसे CBS भी कहा जाता है, ठीक है। एंटी एच पायलोरी ड्रग कौन से होते हैं? एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट कौन कौन से किए जाते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है वेगोटॉमी इज परफॉर्म टू एलिमिनेट द एसिड सिक्रेशन म्यूकस टू गैस्ट्रिक सेल्स। मतलब वेगोटॉमी जो है वो एसिड सिक्रेशंस को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है गैस्ट्रिक सेल्स से। कटिंग द वेगस नर्व विथ ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू स्टमक कैन रिड्यूस एसिड सिक्रेशन। इसमें जो वेगस नर्व्स होती है उन्हें कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन से सिग्नल्स नहीं आते, जिसकी वजह से जो एसिड प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद जो आता है सेकेंड वो है एंट्रोक्टोमी किया जाता है, पाइलोरोप्लास्टी किया जाता है और गैस्टेरोक्टोमी किया जाता है, ठीक है। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग की प्लानिंग जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय वेट लॉस। तो इसमें प्लानिंग क्या क्या करेंगे? असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट ऑफ टू मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। उसके बाद to encourage the patient to avoid if irritants such as smoking, encourage patient physical and emotional rest, ठीक है। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्यूट ब्लीडिंग, डिओडेनल अल्सर एज एविडेंस बाय हाइपोटेंशन, डिलेड कैपिलरी रीफिल। इसमें प्लानिंग क्या क्या करेंगे? टू मॉनिटर वाइटल साइन, असेस स्किन कलर कंडीशन स्टेटस और ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, मॉनिटर बॉडी डेली वेट, मेंटेन बेड रेस्ट, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स, ठीक है। थर्ड है इम्पायर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन एज एविडेंस बाय डिस्टर्ब स्लीप। फर्स्ट आता है उसमें डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग टू कंडीशन रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एज एविडेंस बाय स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्सर्न। फिर उसके बाद फियर एंजाइटी रिलेटेड टू चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस एज एविडेंस बाय इंक्रीज टेंशन। ये हमारी 5 नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। सेकंड जो है ये थी, उसके बाद थर्ड ये है, फोर्थ ये नर्सिंग डायग्नोसिस है, देन फिफ्थ नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये काफ़ी लेंदी टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया है। आई एम श्योर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। स्टे ट्यून्ड।